क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 2। बच्चों की परेशानी क्या है? एक टीचर होने के नाते मुझे ये पता है कि उनको सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एग्जाम्स में कैसे लिखें सही से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होता। अगर नोट्स होते भी हैं तो वो याद नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज टफ होती है। चाहे कोई भी टीचर लिखा दे, उसमें आपको बुक का इनपुट जरूर होता है, जो कि याद हो नहीं पाते आपसे। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो वादे तो करते हैं कि आपका इजी नोट्स है, लेकिन इजी नहीं होता। जब आप उससे याद करते हैं तो फिर भर भर के याद करना होता है और एग्जाम फिर से बेकार जाता है। आप जो वन शॉट वीडियो देखते हैं वो बेकार ही चला जाता है। कुछ क्वेश्चन उसके बन पाते हैं एग्जाम में, 2-4 नहीं के बराबर, लगभग फेल के कगार पर ही आप लटकते रहते हैं। इस चीज को आसान करने के लिए मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी बुक के ही नोट्स को सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है पूरा। आप इसे पढ़कर देखें, लिख कर देखें, इतना इजी लगेगा कि जो सिंपल, जो सबसे जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है तो वो भी आराम से इसको कर पाते हैं। क्योंकि मैं इसे स्कूल में कराता हूं, मैं अपने ट्यूशन में कराता हूं, मुझे ये इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने वालों को एक्सपीरियंस नहीं होते इन सब चीजों की। मैं साक्षात बच्चों से मिलता हूं, उनको क्या परेशानी है, इसलिए मैं ऐसे नोट्स बनाता हूं। आप इसे पढ़कर देखें, आपकी सारी परेशानी खत्म। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? अगर इसके पहले आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख ले, हमारी वीडियो में प्लेलिस्ट में है इसके पहले, ठीक ना। तो जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं उसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि दोनों में आयंस होते हैं। जितने भी एसिड हैं उसमें आयंस होते हैं H प्लस, मतलब ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस और ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयंस। ये दोनों की डिफरेंस हो गई, या फिर समझो तो कॉमन है ये दोनों बात। इसी H प्लस आयन के कारण ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है एसिड में, और OH माइनस आयन के कारण ही बेस में बेसिक प्रॉपर्टी होती है। देखो सेंटेंस इजी है, याद करना आसान है। ऑल दीज these ions give acidic property, these ions give basic property। सेंटेंस सेम, याद करना आसान। all acids have H plus ions, all bases have OH minus ions। याद करना आसान। मुझे तो लगता है बहुत लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये आयंस बनते कैसे हैं? एसिड और बेस में जो सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में जब एसिड और बेस डालते हैं तो होता क्या है, मैंने इसको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, फिर से आप इसे सुन लें। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर में ही एसिड जो है H प्लस आयन देते हैं। कैसे होता है एक बार फिर से आप देख लीजिए कि मान लो कोई एसिड लिया HCl और हमने वाटर डाल दिया इसमें। वाटर मतलब H2O, तो ये H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, ये टूट जाते हैं दो पार्ट में। तो ये सिर्फ वाटर में डालने के बाद ही टूटेंगे, हवा में या फिर कहीं और रखा है तो नहीं टूटेंगे ये, ठीक ना। H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। अकेले H प्लस आयन रह नहीं पाता, तो क्या करता है, हमारे वाटर में जो है H2O जो है ना, इस H2O के साथ H प्लस आयन दोनों मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा फाइनली, ये बनेगा H3O प्लस बनेंगे और Cl माइनस बगल में आपको नजर आएगा। क्लियर ना। हम इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्लियर। दे कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आई? मैंने यहां लिख दिया है H प्लस H2O के साथ मिलकर H3O बनाएगा। मतलब HCl जब टूटता है तो इसका H H2O से मिलकर के H3O प्लस बनाएगा और Cl बगल में आपको नजर आएगा। बात समझ में आई? बढ़ती ना। अब बेस में क्या होता है, तो बेसिस गिव OH माइनस आयन, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो जिस तरह से H प्लस जो है वाटर के साथ कंबाइन हो गया, OH माइनस कंबाइन नहीं होता, वो अकेला रहता है। जैसे NaOH, अगर वाटर में हमने डाला इसे तो टूट जाएगा दो पार्ट में, Na अलग से और OH माइनस अलग से, खत्म बात।
MgOH होल 2 वाटर में डाला हमने इसे, तो Mg2+ और OH मिल करके ये 2 जो है ना सामने नजर आएगा, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल लिखते हैं तो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में 2 3 सब नीचे लिखना पड़ता है, लेकिन जब अलग तरीके से लिखा जाता है इंडिपेंडेंटली तो उसे अलग से हम लिखते हैं इसको, है ना, 2 अलग है, 20 मत समझना, 2 है वो, है ना, 2 हाइड्रोक्सिल आयन। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ फिर से मैंने लिख दिया है कि ऑल सोल्यूबल बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, मतलब ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं वो अल्कलीज कहलाते हैं। अल्कलीज बोलो या अल्कलाई बोलो, बात एक ही है। सेफ्टी रूल्स फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या हुआ, एसिड में पानी मिलाना, है ना, एसिड प्लस वाटर, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। मतलब आपने एक शरबत बनाई, शरबत अगर ज्यादा मीठी है तो क्या करते हैं, ऊपर से इसमें हम वाटर डालते हैं, तो वाटर डालने से क्या हो जाएगा, शरबत का मीठापन कम हो जाएगा, मतलब मीठापन कम हो गया, मतलब कि मीठ उसमें जो शुगर है, चीनी जो है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, है ना, उसका जो मीठापन कम हुआ ना उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कंसंट्रेशन कम हो जाना। तो तरीका क्या है, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं हम, एसिड को वाटर में डालते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे कद्दू पर चाकू गिरे या फिर चक्कू पर कद्दू गिरे, बात को कद्दू कटना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। यहाँ क्या है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में डालते हैं, क्यों, मैं यहाँ बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये एग्जाम में आपको आते हैं, मैंने लास्ट में फाइनली इसको बढ़िया से लिख दिया है, पहले समझते हैं बात को। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालो, नेवर वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, कारण क्या है, डिजोल्विंग एसिड या बेस इन वाटर, एसिड को अगर वाटर में हम डालते हैं इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सेंटेंस इजी है ना, टफ नहीं है, बड़े नहीं, छोटे सेंटेंस इजी तरीके से लिखाने में, इसको मेहनत लगता है लिखने में, अलग से लिखना पड़ता है, आप सब तो कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर वाटर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, मिक्सचर में स्प्लैश, छलक जाएंगे मिक्सचर, है ना, छलकेगा गर्म होने के बाद, और ये बर्न हो सकते हैं, जलन पैदा कर सकती है, ग्लास ब्रेक हो सकते हैं, जिसमें जिस कंटेनर में रखा हुआ एसिड वो टूट सकता है। तो एग्जाम में बात समझ में आई ना, तो एग्जाम में लिखना कैसे, फाइनली क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने इसको आपको लिख दिया है, कैसे, एडिंग वाटर टू एसिड प्रोड्यूस, मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं क्यों, पूछा जाएगा बस, है ना, सॉरी, एसिड को वाटर में डालते हैं क्यों, ऐसा पूछा जाएगा, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि एसिड को वाटर में नहीं डालते हैं क्यों, तो दोनों कुछ भी पूछे आंसर आपको यही लिखना है, क्या है इसमें, एडिंग वाटर टू एसिड प्रोड्यूस हीट एंड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, और इससे क्या हो सकता है, मिक्सचर बाहर निकल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एंड ब्रेक द कंटेनर, यहां पे कॉमा लगाना, ठीक है, ब्रेक द ग्लास कंटेनर एंड काउज बर्न, ग्लास कंटेनर टूट सकते हैं और काउज बर्न, बर्न हो सकते हैं। बात नहीं आई, इतने बात लिख दो, आराम से आंसर लिखा जाएगा। अगला डाइल्यूशन, क्या मैंने बताया था अभी, डाइल्यूशन क्या होता है, वाटर में एसिड मिलाना, मतलब पानी को थोड़ा सा मिला दो अपने शरबत में, ठीक है, मतलब मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर, क्या होता है इससे, डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जैसे शरबत में चीनी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, चीनी कम नहीं होता, आपकी जो शरबत है, अगर एक गिलास शरबत में, है ना, चीनी अगर 2 चम्मच चीनी दिया है ना, 2 चम्मच चीनी दिया है, तो एक्स्ट्रा पानी मिलाने से, एक्स्ट्रा वाटर मिलाने से चीनी तो 2 चम्मच ही रहेगा, लेकिन पानी ज्यादा होने से इसकी मिठास कम हो जाती है ना, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन चीनी का कम हो जाना। तो यहां भी क्या होता है, पानी मिलाने से क्या होता है, H3O एसिड या फिर बेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आया, मतलब मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इससे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आई, इसका अपना आपका डेफिनेशन बन गया ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो पहले भी बताया था, फिर भी यहाँ बता दिया, एक बार पता है, एक जगह इकट्ठा रहने से क्या होता है, याद करना आसान, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर था, इसके बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्या करते हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। अब ऐसा ही क्यों, नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर एसिड या बेस वीक हो तो उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। खत्म बात, बढ़ते आगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? A universal indicator is a mixture of many indicators। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उसका ये मिक्सचर होता है। इससे क्या होता है, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर नजर आती है। एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला पिक्चर आपकी एनसीईआरटी बुक की है। देखो, यहाँ पे जो होगा, ये एसिड जो होगा ना, इधर वाला एसिड, उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो कलर ना यहाँ पे देखो। अब एनसीईआरटी बुक है तो कलर उतना अच्छा नहीं दिया था इसमें, इसको ना यहाँ पर रेड होना चाहिए था, है ना, और इधर वाला जो है ना ब्लू होना चाहिए था। नहीं दिख रहा है सही से, तो कर दू मैं ब्लू कर दू। ठीक है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और इधर वाले को रेड कर दू। रेड, ठीक ना। मतलब क्या बात है ना, अगर आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर करता क्या है, समझना बात को। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, अगर आपके पास ऐसी एसिड है जो बहुत खतरनाक हो, तो उसमें ना रेडपन ज्यादा दिखेगा, डार्क रेड उसका कलर हो जाएगा, डार्क रेड। ठीक ना। अगर एसिड हल्की है तो उसका कलर थोड़ा सा कम होगा, मतलब लाइट रेड होगा, LIGHT, लाइट रेड होगा। ठीक है, और ब्लूपन अगर ज्यादा रहे, अगर ब्लूपन बहुत ज्यादा डार्क ब्लू हो जाए, डार्क अगर ब्लू हो जाए, तो समझो कि वो बहुत अच्छा बेस है, खतरनाक बेस है। अगर ब्लूपन कम हो, है ना, लाइट ब्लू हो, लाइट ब्लू हो, तो उसका क्या होगा कलर, लाइट ब्लू हो तो वो जो है ना, सिंपल बेस होता है, थोड़ा माइल्ड बेस होगा, ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। समझ बात को। तो एसिड खतरनाक है या फिर कम खतरनाक है, तो रेडपन ज्यादा होगा या कम होगा, इसको ये काम सिर्फ कर सकता है कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर कर सकता है। इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम कहाँ यूज करते हैं, कि ऐसे सॉल्यूशन में जहां पता लगाना होता है कि ये ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस या फिर वीक एसिड है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर दिखेगा। कंसंट्रेशन H+ की ज्यादा तो कलर ज्यादा रेड, OH- अगर ज्यादा तो ब्लू ज्यादा, ऐसा रहेगा। ठीक ना। तो पीएच क्या है, देखो पीएच वर्ड का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सा मतलब ये होता है ना, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो जर्मन वर्ड है पोटेंस, उसका मतलब होता है पावर। तो पी मतलब पावर, हाइड्रोजन की पावर कितनी है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक, हाइड्रोजन कम है तो कम एसिडिक। बात समझ में आ रही है। तो जिसकी पीएच 7 के बराबर है वो न्यूट्रल होता है। इस वाले डायग्राम में समझ लो, 7 के बराबर जो होगा ना बीच में होगा, वो न्यूट्रल होगा। पीएच स्केल हमेशा हम 0 से 14 के बीच नापते हैं, है ना, 0 से 14 के बीच नापा जाता है। अगर 0 है तो एसिड बहुत ही स्ट्रांग होगा, 14 है तो बेस बहुत स्ट्रांग होगा, और 7 है तो ना एसिड होगा ना बेस होगा, जैसे कि वाटर, या फिर अपना जो नमक खाते हैं हम लोग, सॉल्ट वगैरह सब, उसका वो न्यूट्रल होते हैं, उसकी पीएच की वैल्यू 7 आती है ना। तो जो पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, जो पीएच 7 से कम होगा वो एसिडिक कहलाएगा। देखो इसमें 7 से कम, ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक कहलाएगा। ये पिक्चर आपकी बुक की है, एनसीईआरटी बुक की, ठीक है ना। और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो वो बेसिक होता है, 7 से ज्यादा हो बेसिक, मतलब 14 के जितना नजदीक होगा उतना बड़ा बेस, और 0 के जितना पास होगा उतना बढ़िया एसिड। क्लियर ना।
इसी पिक्चर को मैंने थोड़ा ऊपर समझाया है अपनी अलग बुक से, ठीक है। ये आपको पता है कहाँ है, जो पढ़ते हैं इस बुक को जानते होंगे वो, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, OH की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है, HCl, H2SO4, HNO3। और वीक एसिड कौन सा है, H3COOH, मतलब हो गया आपका विनेगर। यह है कार्बोनिक एसिड। पता है ना कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में जो मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना। पानी में, वाटर में ना, वाटर में H2O, सॉरी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देते हैं, बस बन जाता है ये। वही पीते हैं हम लोग थम्सअप में, है ना, थम्सअप स्प्राइट में वही पिया जाता है। और बेस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक कौन सा हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चार्ट को आप याद रखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बार बार लिखना, याद रहेगा। एक बार आप देख लें, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से हैं, HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड में कौन सा है, H3, CH3COOH और H2CO3। सबका नाम मैंने लिख दिया पहले, ठीक ना। उस वीडियो में जाके देखना, सब कुछ लिखा हुआ है। और बेस में वीक बेस कौन सा हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया, NaOH, KOH, CaOH होल। खत्म बात, बढ़ते हैं। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, H प्लस आयन ज्यादा होगा, वीक एसिड में क्या होगा, H प्लस आयन कम होंगे। ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, OH माइनस आयन ज्यादा होंगे। और वीक एसिड में, वीक बेस में क्या होगा, OH माइनस आयन कम होंगे। बात समझ में आई, बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ मैंने सबको लिख दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जो वहां पर मैंने बताया था, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, खत्म। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, किसी भी एसिड को अगर डाइल्यूट कर दो तो उसकी पीएच इंक्रीज कर जाती है, इसलिए क्या होता है, वो एसिड कम हो जाएगा। अब बोलोगे पीएच इंक्रीज करने से, हाँ, पीएच 0 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में 7 आता है। अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी आगे तो ये बेसिक न कहलाएगा, एसिड तो इधर होता है ना, इधर तो बेस होता है। तो अगर पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो एसिड की ये वैल्यू घट जाती है। जब पीएच घटेगा तब एसिड बढ़ेगा, है ना। तो पीएच बढ़ने से क्या होगा, एसिड कम हो जाएगा। और डाइल्यूट अगर कर दो बेस को, बेस में अगर वाटर मिला दो तो पीएच घट जाएगा और एसिड बेसिक कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बढ़ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्जाम में खूब आते हैं, है ना। हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे रोज रोज के जीवन में पीएच का महत्व क्या है, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। हर जगह देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बुक में है और एग्जाम में आते ही हैं। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर, है ना, ये क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आंसर आपको लिख कर दिया है, चाहो तो इसे और भी इजी कर सकते हो आप, ठीक है, मैं करके दिखा दूंगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, मतलब प्लांट और एनिमल जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या, पीएच मतलब एसिड या बेस, पीएच का सिंपल मतलब एसिड या फिर बेस। तो हमारे लाइफ में क्या होती है, प्लांट और एनिमल में पीएच के लिए, मतलब एसिड और बेस के लिए सेंसिटिव होते हैं वो लोग। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी वर्क्स प्रॉपरली ओनली इन पीएच रेंज 7 से 7.8, मतलब कि हमारे अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड इसी रेंज में होना चाहिए, इससे कम ज्यादा होगा तो ब्लड खराब हो जाएगा। हमारी स्किन पर भी ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक होगा तो स्किन खराब हो जाते हैं हमारे, है ना। तो हमारी बॉडी सही से वर्क कब करती है, ह्यूमन बॉडी वर्क्स प्रॉपरली ओनली इन द रेंज दिस। आसान वर्ड याद है, हो जाएगा आराम से, सिंपल सेंटेंस है। इफ पीएच गोज आउटसाइड दिस रेंज, अगर इस रेंज से ज्यादा हो जाएगा पीएच, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट, हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। रेन वाटर विथ पीएच लेस देन 5.6
काउजेज रेन, एसिड रेन। अगर बारिश की जो वाटर है, बारिश का जो पानी है, उसकी पीएच रेंज 5.6 से कम हो जाए तो एसिडिक रेन बोलते हैं, एसिड रेन कहा जाता है। मतलब क्या था ना, बादल है, बादल से बारिश हो रही है, पोल्यूशन के कारण NO2 बनता है ना, और SO2 बनता है। जब बारिश के वाटर के साथ क्या होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, HNO3। और वाटर के साथ अगर ये कंबाइन किया तो क्या बनेगा, बाद में ये और बड़ा होकर SO3 बन जाता है, ठीक ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। तो ये क्या बनाता है, ये H2SO4 बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बारिश के पानी के साथ ये वाला एसिड जमीन पर उतरता है और पौधों को, प्लांट को, एनिमल को, हमारी स्किन पर पड़ेगा तो वो सब खराब होने शुरू हो जाते हैं। ताजमहल पर यही हुआ था, ताजमहल पर यही हुआ था। इसी एसिड के कारण ताजमहल खराब हो गई थी बहुत साल पहले। ताजमहल येलोइश हो गया था, येलोइश हो गया था। इसलिए ताजमहल के आसपास जो है ना, इंडस्ट्री लगानी बंद कर दी गई थी। सरकार ने मना कर दिया था, इंडस्ट्री ताजमहल पे लगाना नहीं है। क्यों? ताकि एसिड रेन को रोका जा सके। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे लिखना भूल गया, मैंने इसे आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक ना। क्या पूछा है क्वेश्चन कि ताजमहल के आज, ताजमहल को एसिड रेन से क्या परेशानी है। अब नहीं पूछता, बहुत पहले पूछा था इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो बताना क्या कि पोल्यूशन इंडस्ट्री के कारण क्या होते हैं, कौन कौन सा, NO2 और SO3, ये गैस एयर में निकलते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 और H2SO4 बनाते हैं। ये फिर सिंपल लिखना कि NO2 और SO3 है ना, NO2 और SO3 ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, जिसके कारण एसिड रेन होती है। इसलिए ताजमहल खराब हो रहा है, इसलिए वहां पर इंडस्ट्री लगानी बैन कर दी गई, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन हार्म्स प्लांट, एनिमल, सॉइल और बिल्डिंग। बिल्डिंग को, सॉइल को, मिट्टी को, एनिमल को, प्लांट को खराब करते हैं एसिड की रेन। आप कहेंगे अब सॉइल को कैसे खराब करता है, सॉइल का पीएच बढ़ जाएगा, अगर एसिडिक हो जाएगा ना तो उस सॉइल में प्लांट नहीं उगेंगे, प्लांट मर जाते हैं पहले ही। बिल्डिंग खराब जाती है, उसकी जो दीवारें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती है, पेंट झड़ जाएंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। पीएच ऑफ सॉइल, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही है, पीएच ऑफ सॉइल। मिट्टी में क्या होता है, प्लांट्स नीड सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर पीएच रेंज, पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मतलब प्लांट्स नीड सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ। अच्छी ग्रोथ के लिए सही पीएच होना जरूरी है, सही मात्रा में एसिड बेस होना कम मात्रा में होना जरूरी है प्लांट में, सॉरी सॉइल में। इफ सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, बहुत ज्यादा एसिडिक हो या बहुत ज्यादा बेसिक हो, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल, प्लांट नहीं उग सकते। इजी लैंग्वेज है, याद हो जाएगा आराम से, दो चार बार पढ़ना अपने आप याद हो जाएगा। फार्मर्स एड सब्सटेंसेस, क्या, लाइम या फिर मेन्योर। लाइम मतलब नींबू नहीं, है ना, वो डालते हैं, CaO, मतलब चूने का पानी डालते हैं इसमें। चूना होता है ना खैनी में जो लगाते हैं, या फिर व्हाइट वॉश जो करते हैं, तो खैनी में तो आप लोग नहीं करते होंगे, ठीक है। तो ये पानी मिट्टी में डाला जाता है, ये बेसिक होता है ना, तो एसिड को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। लाइम डालते हैं, इससे क्या होता है, सॉइल का पीएच एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अगला, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे पेट में हमेशा HCl गैस, HCl एसिड निकलता रहता है। स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड टू डाइजेस्ट फूड, ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके, फूड गल सके, हमारा भोजन गल सके। इफ टू मच एसिड इज प्रोड्यूस्ड, कब होता है ऐसा, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या फिर दुकान में मिल गया फ्री का, दबा करके छोले भटूरे खा लेते हैं ना, अगर छोले भटूरे है ना, या फिर चाट वगैरह सब दबा कर खा लो, तो क्या होगा कि एसिड ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएगी पेट में। इट कॉजेज इनडाइजेशन, इससे अपच होती है, पचना कम हो जाएगा। इट कॉजेज इनडाइजेशन, पेन एंड इरिटेशन, ये तीन चीजें होनी शुरू हो जाएगी। कैसे ठीक करते हैं इसको, रिलीफ बाय एंट एसिड। एंट एसिड मतलब जैसे इनो वगैरह सब पीते हो, ठीक है। एंट एसिड का उल्टा,
बेस पी लो। एंड एसिड, जैसे कौन कौन सा एंड एसिड है? माइल्ड बेसिस लाइक MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब हम लेते हैं। आसान भाषा में समझो तो इनो लेते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से पच जाता है। एंड एसिड न्यूट्रलाइजेज एक्स्ट्रा एसिड, जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा एसिड है, एंड एसिड से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे? ये हमारा है एंड एसिड, इसको आम भाषा में लोग एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड। एक्चुअली ये एंड एसिड है, एसिड का एंटी। तो ये बेस लिया एंड एसिड, हमारे पेट में HCl गैस पहले से था, HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से है। तो हमारा जो H है और इसका जो OH है मिल करके वाटर बना देगा। फाइनली बचा क्या? इसका Cl बचेगा, इधर नजर आएगा, इसका Mg बचेगा, यहां नजर आएगा। बात समझ में आई? ऐसे बताने से क्या होता है ना, आपको रिएक्शन आराम से याद हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर टू था तो यहाँ टू लगा देना। वैसे ये सब तरीका सही नहीं बनना, बस याद रखने का तरीका है। आप 9th में इसको पढ़े होंगे क्यों ऐसा लिखते हैं, ठीक ना? नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जरूरी नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है पीएच एंड टूथ डिके। हमारे जो दांत, बच्चों की जो दांत टूटती है, बहुत सारे बच्चों की दांत टूट जाती है, सड़ जाती है, क्यों सड़ते क्यों है? डिके मतलब सड़ना, खराब होना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन माउथ पीएच 5.5 से कम हो जाए। मतलब हमारे मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, मतलब एसिड हो जाएगा वो। 7 से कम एसिड कहलाता है ना। तो हमारे दांत में अगर एसिड आ जाता, तो एसिड आता कहां से है? देखो, लोगों को लगता है ना कि दांत में, है ना, हमारे दांत में कीड़े लगते हैं। हाँ, तो सही बात, कीड़े लगते हैं। तो कीड़े हमारे दांत को कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती। जब कीड़े जन्म लेते हैं ना, तो उस टाइम एसिड उस टाइम बनती है अपने आप, जन्म के टाइम में। इस एसिड से हमारे दांत गलना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इस एसिड, तो एसिड थोड़ा मोड़ा बने कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो दिक्कत है। ये आपको याद रखना है, आपको ये सब MCQ में भी आते हैं, ठीक है ना, पीएच की वैल्यू। जो टूथ डिके स्टार्ट्स, टूथ डिके शुरू होता है कब? व्हेन माउथ पीएच लेस देन 5.5, ठीक है। टूथ एनामेल, एनामेल क्या होता है? हमारे दांत का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है ना, जो व्हाइट वाला लेयर है, उसको एनामेल बोलते हैं। टूथ एनामेल मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। गेट्स डैमेज्ड, ये डैमेज हो जाते हैं इन एसिडिक कंडीशन, जब एसिड बनते हैं तब खराब हो जाएंगे ये। बैक्टीरिया मेक एसिड फ्रॉम फूड पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल से बैक्टीरिया ही एसिड बनाते हैं। क्लियर? दिस एसिड डैमेजेज टूथ, यही एसिड टूथ को डैमेज करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है? वो बेसिक नेचर का होता है, तो इस एसिड को इस ये वाला बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन सा बेस? जो हमारे टूथपेस्ट में। इट न्यूट्रलाइजेज एसिड्स एंड प्रिवेंट्स टूथ डिके, ठीक है ना, टूथ डिके रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? इजी लैंग्वेज है, 2 बार पढ़ो याद, 2-3 बार पढ़ो याद हो जाएगा, लिख कर इसको पढ़ना, ठीक ना। अगला, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। कुछ एनिमल और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं, अपना डिफेंस स्वयं करते हैं। कैसे? पहला है बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी क्यों काटती है? अपनी सुरक्षा के लिए, हम उसे छेड़ने जाते हैं तो काट लेगी। बी स्टिंग्स क्या होता है? ये बी का जो स्टिंग है इंजेक्ट्स एसिड, हमारे अंदर एसिड को इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट मतलब जैसे इंजेक्शन होता है ना, दवाई डालते हैं इंजेक्शन से, इंजेक्ट मतलब होता है शरीर में कुछ डालना, है ना। तो बी क्या करता है? अपने स्टिंग से, अपने डंक से एसिड इंजेक्ट करेगा। इट काउजेस पेन, इससे दर्द होती है। वी गेट रिलीफ, हमें आराम मिलता है। कैसे? ऑन अप्लाइंग माइल्ड बेस, माइल्ड बेस को लगा लो। कहा कैसे? जैसे बेकिंग सोडा लगा लो, बेकिंग सोडा लो, खाने वाला जो सोडा होता है जो भोजन में डालते हैं पकौड़े में, वो लगा लो, ठीक हो जाएगा। चूना लगा सकते हो, ठीक हो जाएगा। दूसरा आता है नेटल लीव्स, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो छू लोगे तो खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें मेथेनोइक एसिड होता है, नाम याद रखना, मिथेनोइक एसिड, है ना। उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मूला याद करना अभी जरूरी नहीं है, आपको आपकी क्लास में चैप्टर 4 में ये सिखाऊंगा ही मैं, इसका सबका याद करवा दूंगा डायरेक्ट कैसे होता है। याद क्या करवा दूं तो मैं बताऊंगा तो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक, समझा दो।
इट काउजेज बर्निंग सेंसेशन, जलन सी होती है, ठीक है ना, बर्निंग सेंसेशन। वी गेट रिलीफ, हमें रिलीफ मिलती है कैसे? बाय रबिंग डॉग प्लांट। डॉग प्लांट एक होती है, उसको घस लो, प्लांट की लीफ घस लो, ठीक हो जाएगा। विच कंटेन्स बेस फॉर न्यूट्रलाइजेशन, है ना, बेस उसमें होती है, इसे न्यूट्रलाइजेशन करता है। खत्म, दो पार्ट खत्म हो गया आपके, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर। Which one of the following can be used as an acid base indicator by visually impaired students? मतलब विजुअली इंपेयर्ड क्या? ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, वो किस इंडिकेटर का यूज करेंगे? तो सिंपल बात, हम जानते हैं इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। पहला इंडिकेटर कौन? जो कलर चेंज करता है ना, जो कलर चेंज करता है। दूसरा क्या होता है? जो स्मेल करता है। तो जो बच्चे देख नहीं सकते, कलर कैसे देखेंगे? वो सूंघेंगे बस, है ना, सूंघ लेंगे, स्मेल कर लेंगे। तो टर्मरिक का कलर चेंज होता है ना। मिथाइल एसेंस, मिथाइल सॉरी वनीला एसेंस, ये गंध करती है ना, ये आंसर हो जाएगा उसका। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है, लिटमस का कलर होता है, तो वनीला एसेंस हो जाएगा आंसर। ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, ये देखो जरा सा बढ़िया से। द नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मिथेनोइक एसिड कहाँ मिलते हैं? हो सॉरी सॉरी, मैंने स्लाइड बना कर रखा था, इसमें डाला नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वाले वीडियो में ना जब आएगा ना, तो कौन से एसिड कहाँ मिलते हैं सबकी एक लिस्ट बना दूंगा, है ना। देखो 2026 में पूछा गया ये, है ना। एनसीईआरटी वाले बुक में अभी हटा दिया गया है, पहले था क्लास 8 में था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड कहाँ है? टमाटर में होता है। लैक्टिक एसिड दही में, है ना, और खट्टी दूध में। मेथेनोइक एसिड नेटल स्टिंग, अभी हमने आपने पढ़ा था यहाँ पर, है ना। मेथेनोइक एसिड था ना नेटल लीव्स में। तो नेटल लीव्स कहाँ है? नेटल लीव्स, नेटल स्टिंग यहाँ है, ये तो है। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये रहा। मिथेनोइक एसिड हमारे चीटी में, चीटी जो काटती है उसमें होता है ना। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, और ऑक्जेलिक टमेटो में होता है, ठीक है। ए नंबर अपना आंसर हो जाएगा। 2026 में पूछा है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ लाए हैं, और अलग से एक वीडियो जब चैप्टर पूरा खत्म होगा ना, एक PYQ की शानदार वीडियो लाऊंगा मैं। आप वो बस कर लेंगे ना, आपकी पूरी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ये पूरा चैप्टर बढ़िया से देख लो। वन शॉट लगता है सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। वन शॉट वीडियो ना सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, लास्ट में देखने के लिए। लेकिन आपको जब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पता हो, है ना, आपने इसके नोट्स बना लिए हैं इजी लैंग्वेज में, तो क्या जरूरी है कि बाद में वन शॉट देखें? क्योंकि उनकी नोट्स अलग होती है, उनका लैंग्वेज अलग होता है। आपने जो नोट्स याद करके रखे हैं वो नोट्स उसका मैच नहीं करेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो अपना नोट्स एग्जाम के पहले जरूर पढ़ो। अभी पढ़ लो बढ़िया से, अच्छे से लिख लो, याद कर लो, एग्जाम के पहले बीच बीच में और भी उसको रिविजन किया करो, फिर लास्ट में कर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब मेटल कार्बोनेट क्या है? मेटल कार्बोनेट याद है, Na2CO3 रिएक्ट्स विथ सॉल्यूशन X। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है ना जो क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने जो पार्ट 1 में जो वीडियो पढ़ाया था ना, उसमें था ये क्वेश्चन। तो सब्सटेंस है आपका X1, X सॉल्यूशन X, ये वाला सॉल्यूशन X से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर और एक गैस बनाता है Y। तो नाम क्या है? सिंपल से याद है आपको, ये वाला हमेशा HCl से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और गैस बनती है। तो CO3 वाले में हमेशा गैस CO2 बनता है, यह मैंने आपको सिखाया था। जहां भी CO3 रहे उसमें CO2 गैस ही बनेगा। तो Y अपना CO2 हो गया, है ना। सो Y अपना CO2 यहाँ है, CO2 यहाँ है, और X क्या है? HCl, HCl यहाँ है, यहाँ है। ये आपका आंसर हो गया, C नंबर। लगता है ये मैंने क्वेश्चन डाला था उसमें। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस समझ लो, पेट में हमारे जो बनते हैं, रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज कितना होता है बोलो? तो गैस्ट्रिक जूस हमेशा एसिडिक होती है, और एसिड की वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है।
लेस देन 7। क्लियर ना? 2024 में 24 में देख लो, 2024 में 22 में टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन माउथ पीएच कितनी होती है? 5.5 से कम होती है। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है? तो अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है? फिर अगला वीडियो आएगा और आपकी स्ट्रॉन्ग, वादा मैं करता हूं कि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी, दंग रह जाएंगे सभी, चाहे आप कितना भी कमजोर हो। मुझे कमजोर बच्चों को भी अच्छा उठाने का एक्सपीरियंस है। तो आप लिखते जाओ नोट्स को बढ़िया से, उसको 3-4 बार पढ़ लेना और वीकली एक बार, है ना, वीक में एक बार जरूर रिवीजन करना। एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाएंगे। साथ में एमसीक्यू और पीवाईक्यू सब करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।